नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव के रूप में आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। किस प्रकार से प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के अलग-अलग कार्यों को निर्वहन करने में योगदान देते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी वीडियो के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सामान्यतः हमने खबर को जान लिया है, यानी नए प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के नियुक्त हुए हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। तो उनकी पृष्ठभूमि को भी जानेंगे और साथ ही वे किस प्रकार के दायित्वों को आने वाले समय में निभाएंगे, उसको भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शक्तिकांत दास की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि पीएमओ के प्रधान सचिव का पद किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसके दायित्व क्या है, और यहीं पर पीएमओ के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। किस प्रकार से शक्तिकांत दास का अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर एक अनोखा अनुभव रहा है, जो कि उन्हें एक विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विकसित करता है या बनाता है, और उनका अनुभव प्रधान सचिव के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन सभी पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर आपने जान ली है। सबसे पहले शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, 2018 से 2024 के दौरान दिसंबर 2024 में ही इनका रिटायरमेंट आरबीआई के पूर्व गवर्नर के रूप में हुआ है। आरबीआई के गवर्नर से इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो एक विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनकी पृष्ठभूमि के बारे में सामान्यतः जान लेते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी रहे हैं। 1980 के काडर के अधिकारी हैं और इनका काडर था तमिलनाडु। इन्होंने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की है और इतिहास में इनकी स्नातक रही है। भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार के अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, या आप कह सकते हैं भारत सरकार के मंत्रालयों के अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। या जैसे वर्ष 2014 में ये उर्वरक सचिव रहे हैं। इसके बाद जब नई सरकार आई तो इनको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पद दिए गए, जैसे राजस्व सचिव रहे। उसके बाद वित्त मंत्रालय में ही आर्थिक मामलों के सचिव 2015 से 2017 तक रहे। इसके बाद 2018 से दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले ये दूसरे गवर्नर थे। इससे पहले एकमात्र गवर्नर जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 6 साल का कार्यकाल पूरा किया है, वो रहे हैं विमल जालान। तो विमल जालान ने कब से कब तक का 6 साल का कार्यकाल किया था? 1997 से 2003 तक विमल जालान ने किया था। उसके बाद दूसरे ऐसे गवर्नर रहे हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 6 साल का कार्यकाल पूरा चलाया है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी रहे हैं। अपने अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर रहते हुए इन्होंने कई आप कह सकते हैं कई संकटों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे एक क्राइसिस आपने सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित एक महत्वपूर्ण संकट था। इस संकट से भारत को बाहर निकालने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये भारत में आधारभूत संरचनाओं को निधि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। जब इसमें संकट आया तो उस संकट का समाधान किस प्रकार से करना है, इसमें शक्तिकांत दास की विशिष्ट भूमिका रही। साथ ही वंस इन अ लाइफ टाइम, आप कह सकते हैं कि किसी के जीवन काल में एक ही प्रकार का जो संकट है, सबसे बड़े संकटों में से एक, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान भी शक्तिकांत ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों को निभाया। साथ ही फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव विश्व के अलग-अलग देशों पर हुआ, भारत पर भी हुआ। तो इसके प्रभावों को किस प्रकार से समायोजित करना है, इसमें भी इनकी विशिष्ट भूमिका रही। इसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अलावा रुपए के वैश्विक विस्तार और 2000 रुपए के नोट की वापसी जैसे प्रमुख निर्णयों के संचालन में भी इनकी विशिष्ट भूमिका रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण पदों और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को
अलग अलग समय पर शक्तिकांत दास ने निभाया है, जो उन्हें एक विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विकसित करती है, बनाती है। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधान सचिव के रूप में इनके दायित्व क्या होंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच आईएएस फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभ हुए हैं। इन दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं और एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज एनालिसिस सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के वर्ष 2019 से वर्ष 2025 के दौरान प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी आपकी एक समझ का विकास हो सके और आप अपनी बेहतर रणनीति का विकास कर सके, बेहतर रणनीति बना सके और अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। ये प्रोग्राम रोज हमारा रात को 9 पीएम के दौरान आ रहा है, तो इस प्रोग्राम को जरूर देखिए आप। इसमें वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के तमाम प्रश्नों पर गहन विश्लेषण किया जा रहा है, इससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव के पद की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इससे पहले आप पीएमओ के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल कर लें। पीएमओ का अस्तित्व हमारे सामने कब आता है? सामान्यतः 1947 में आ जाता है, जब इसने सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल के पद को रिप्लेस किया। रिप्लेस किसके पद को किया? सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल के पद को रिप्लेस किया, 1947 में रिप्लेस किया। और उसके उसके बाद हमारे सामने पीएमओ का अस्तित्व आता है या पीएमओ का गठन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उस समय पीएमओ के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि इसको प्रधानमंत्री, आप कह सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था। और इसको 1977 तक प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट के रूप में ही लगातार जाना जाता रहा। इसके बाद इसका नाम बदला और पीएमओ इसका नाम किया गया। और आप एक बात को और समझ लीजिए कि जो पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, इसका जो पॉलिटिकल हेड है, इसका जो राजनीतिक हेड है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। इसमें पीएमओ में अगर आप देखें, इसके प्रशासनिक काम के प्रशासनिक दायित्व को निभाने के अंतर्गत कई आईएएस अधिकारी होते हैं। जैसे आपने देखा कि पहले से ही पीएमओ में एक और प्रधान सचिव हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा। तो अब जो शक्तिकांत दास बने हैं, ये दूसरे प्रधान सचिव बने हैं। इसके अलावा इसमें 1 से 2 एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, 3 से 5 जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, 3 से 5 जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं और अंडर सेक्रेटरीज भी होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को उनके अलग अलग दायित्वों के निर्वहन में एक प्रकार से मदद करते हैं, प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में उनके दायित्वों के निर्वहन में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्रपति से, अलग अलग राज्यों के गवर्नर से और फॉरेन डिग्नेटरीज से, जो भी गणमान्य व्यक्ति विदेशों से आते हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें, इसमें भी ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो प्रधान सचिव की विशेष रूप से क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रशासनिक सचिव होते हैं और प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगातार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत भी करते रहते हैं। तो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की प्रधानमंत्री से क्या बात हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उस पर नोट तैयार करने का कार्य भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ही होता है। इसके अलावा भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, अलग अलग विभागों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक समन्वय बना रहे, इसकी भी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का काम प्रधान सचिव के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण आदेशों को भी साझा करते हैं। वर्तमान में जैसा अभी आपको बताया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहले से ही एक प्रधान सचिव है, प्रमोद कुमार मिश्रा, जबकि शक्तिकांत दास को प्रधान सचिव 2 बनने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री के, आपने देख लिया प्रधान सचिव के पद का क्या एक प्रकार से सामान्य दायित्व होता है। अब हम देखते हैं कि शक्तिकांत दास का किस प्रकार से अद्वितीय अनुभव प्रशासनिक क्षेत्र में रहा है, जो उन्हें एक विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विकसित करता है या बनाता है। शक्तिकांत दास एकमात्र नौकरशाह है जिनके पास मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों में व्यापक अनुभव है। क्यों?
अनुभव है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने मुख्य रूप से मौद्रिक नीति का संचालन किया है और आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में मुख्य रूप से भारत सरकार की राजकोषीय नीति देखी है। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, हमेशा बाजार में मुद्रा की उपलब्धता, उसके प्रवाह और उसकी नियंत्रण को सुनिश्चित करने का काम करता है और भारत में महंगाई दर एक स्तर से ज्यादा न बढ़े या बेहद ज्यादा कम ना हो जाए, इसको हमेशा सुनिश्चित करने का काम करता है मुद्रा की उपलब्धता, उसके प्रवाह और नियंत्रण के माध्यम से। आरबीआई के पास मौद्रिक नीति के अंतर्गत कई प्रकार के उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, बैंक रेट होता है। इसके माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारत का जो आय है वो लगातार, जो राजस्व आय है वो लगातार स्थिर बने रहे, लगातार बढ़े, ताकि भारत सरकार को अपने अलग अलग विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए पैसे की कमी ना पड़े और उसे बाहर से ज्यादा उधार न लेना पड़े। इसलिए राजकोषीय घाटे को संतुलित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो दोनों के ही आप देख सकते हैं, मौद्रिक नीति का भी अनुभव है इनके पास, राजकोषीय नीति का भी अनुभव है, जो उन्हें विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। और जिस प्रकार से यूएस में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ट्रेड वॉर जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव शक्तिकांत दास की नियुक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियमों में बड़े हलचल की तरफ और उसको मैनेज करने, उसको प्रबंधित करने के अंतर्गत इनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा। प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिनिधित्व में योगदान करने के लिए, यानी भारत को न केवल भारत के सामने आने वाली अलग अलग आर्थिक चुनौतियों के अंतर्गत इनकी विशिष्ट भूमिका रही है, बल्कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो मंच रहे हैं वहां पर भी भारत का प्रतिनिधित्व शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है। जैसे विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स से जुड़ा है, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, G20, ब्रिक्स और सार्क आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, अलग अलग मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना के अंतर्गत इनका एक बहुत ही एक व्यापक अनुभव रहा है, जिसका उपयोग ये वर्तमान एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापार युद्ध जैसी स्थितियों में कर सकते हैं और निश्चित रूप से भारत की नीति को एक नई दिशा प्रदान करने के अंतर्गत इनकी विशिष्ट भूमिका हो सकती है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? विदेशी नेताओं से मिलना, बजट तैयार करना, सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करना या पीएम और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।